वीडियो को मैं छोटी रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी इतनी डिटेल्स दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो उसको आप फुल मार्क्स के लिए आंसर कर रहे होंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं इस रैपिड रिवीजन को। ऑफ द चैप्टर नोमैडिक एम्पायर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई ये नोमैडिक एम्पायर्स है क्या, किसकी हम बात कर रहे हैं। पहले हम रीजन देख लेते हैं, नीचे मैप में भी देखेंगे, अभी यहाँ पे समझा देता हूँ। ये है इंडिया, उसके ऊपर है हमारा चाइना, उसके ऊपर है हमारा मंगोलिया का रीजन, और यहाँ से इन मंगोलिक ट्राइब्स का जो एम्पायर स्टार्ट होता है वो चाइनीज रीजन में फैलता है, यूरोपियन रीजन में फैलता है। इसके इन्फ्लुएंस को, इनके इम्पैक्ट को हम आगे इस पूरे चैप्टर में देख रहे होंगे। अब बेसिकली सीन ये होता है ना कि इन रीजन्स में बहुत पहले से ही नोमैडिक लोग मतलब वो लोग जो हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, पास्टोरलिज्म कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, काफी मोबाइल लोग ये होते हैं। इन लोगों ने अलग अलग जगहों पे इधर पे डोमिनेट किया हुआ था, तो बहुत सारे ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर आते हैं यहाँ पे चेंगिस खान हमारे, और वो जो चेंगिस खान है वो इन सारे अलग अलग ट्राइब्स की एक कॉन्फेडरेसी बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और फिर अटैक करना चालू करते हैं और अपने वर्ल्ड रूल के सपने को साकार करने के लिए अलग अलग जगहों को अपने अंडर में, अपने एम्पायर में ला रहे होते हैं। तो इनका जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप में, एशिया के रीजन में फैला हुआ जो इनका 13th और 14th सेंचुरी का एम्पायर था, उसकी इस चैप्टर में हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन जो हिस्ट्री के हर एक चैप्टर में आपको आता है और आपको बनना ही चाहिए कि भाई सोर्सेस क्या हैं इनके बारे में पता लगाने के, तो इसको आप कैसे आंसर करोगे। आप लिखोगे ये जो स्टेप टर्म मतलब क्या होता है, हम बेसिकली ग्रासलैंड प्लेन्स एरियाज की बात कर रहे हैं। तो इनके जो स्टेप ड्वेलर्स थे हमारे मंगोलियन जहां पे ट्राइब के लोग रहा करते थे, इन लोगों के बारे में लिखना कि ये जो ट्राइब्स के लोग थे ना, ये नोमैड्स जो थे ना, ये खुद के बारे में टेक्स्ट नहीं लिखते थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका खुद का पर्सपेक्टिव हमें कई बार जानने को नहीं मिलता है। लेकिन जो अर्बन सिटीज में रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे। कुछ लोग थे जो यहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे तो वो अपने ट्रेवलॉग्स लिख रहे थे। कुछ लोग थे जो क्रॉनिकल्स यानी कि हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इवेंट्स को एक्सप्लेन किया होता है, वो क्रॉनिकल्स लिख रहे थे। तो ये कुछ सोर्सेस हमें मिलते हैं जो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट सोर्सेस जिनको हम बुला सकते हैं, जो हमें कई बार बायस्ड और इग्नोरेंट रिपोर्ट्स, बायस्ड और इग्नोरेंट डिटेल्स दे रहे होते हैं। बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे सिटी ड्वेलर्स जो थे वो हेट करते थे इनकी नोमैडिक लाइफस्टाइल को, तो वो हेटफुल अकाउंट्स लिख रहे होते थे। लेकिन फिर होता ही है मंगोलिक एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है, तो इनके विद इन, इनके अंडर में बहुत सारे राइटर्स जो थे वो रहते हैं जो इनके बारे में लिखते हैं। तो कुछ हमें ऐसे भी सोर्स देखने को मिलते हैं जिसमें इनकी हमें तारीफ, इनके सिंपैथेटिक अकाउंट्स, बेसिकली इनके बारे में अच्छे अकाउंट्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये कुछ सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हमें ट्राइबल इन नोमैडिक लोगों के बारे में पता चलता है। अब एक और चीज, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हमने कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया। ये जो हमारा पूरा सेंट्रल एशिया का रीजन था ना, जिनकी हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, वहां पे 18th और 19th सेंचुरी में रशियन इन्फ्लुएंस वहां पे था, रशियन कॉलोनियलिज्म वहां पे फैल रहा था। तो जो रशियन स्कॉलर्स थे उन लोगों ने यहाँ पे इन सोर्सेस वगैरह को स्टडी किया, उन लोगों ने इनकी काफी सारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प किया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हमारा मंगोल ट्राइब्स का जो कॉन्फेडरेसी था कैसे वो बड़े एम्पायर में बन गए, इनकी कुछ डिटेल हम देख रहे होंगे यहाँ पे। तो अब 13th सेंचुरी यानी कि 1200s में यूरो एशियन कॉन्टिनेंट के लोगों को समझ में आने लगता है कि भाई एक नई सुपर पावर यहाँ पे जनरेट हो रही है, वो है सुपर पावर चेंगिस खान की, जिनकी डेथ होती है 1227 में। इन्होंने किया क्या, मंगोलिक ट्राइब्स का एक कॉन्फेडरेसी बना लिया, और इनका सपना सिर्फ इतना नहीं था कि मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट करना है, नहीं, इनका सपना था वर्ल्ड रूल करने का। इनका कहना था कि हमें ये लिख के आएंगे आप एग्जाम में कि इनका मानना था कि हमें भगवान ने मैंडेट दिया है, भगवान ने आदेश दिया है पूरी दुनिया को रूल करने के लिए। इनका जो
ग्रैंडसन था मोंके। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ जेंगिस खान नहीं, उनके फ्यूचर डायनेस्टीज भी, उनके फ्यूचर जनरेशंस भी इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। मोंके ने लुई द नाइन्थ फ्रेंच रूलर, उसको अपना वार्निंग भेजा कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो वरना हम तुमको अटैक कर देंगे, भगवान की शक्तियां हमारे साथ हैं, हम कितने भी दूर कितने भी वहां पे। उसने अपने मैसेज में लिखा हुआ था, ये रटने की जरूरत नहीं है मैसेज, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, बट उसने अपने मैसेज में लिखा था कि ये मत सोचना आप हमसे दूर हो या फिर आपके पास बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं, बड़ी आर्मी है तो आप हमसे बच पाओगे। अगर आप हमारे अगेंस्ट जाओगे तो हमें पता है हम आपके सामने क्या कर सकते हैं, एंड हम यहाँ पे वर्ल्ड रूल पे निकले हैं। सिर्फ एक लीडर है, एक रूलर है इस दुनिया का, वो है जिंगिस खान। तो इस टाइप की आइडियोलॉजी ये लोग फॉलो किया करते थे। बाटू जैसे लीडर्स आते हैं, और भी हम कुछ लीडर्स की इनके अंडर में इस चैप्टर में बात करेंगे, जिन्होंने बहुत सारे रीजन्स को अपने कैंपेन्स के थ्रू अपने एम्पायर के विद इन समेट लिया। अब यहाँ पे एशियन और यूरोपियन रीजन्स पे लोग अटैक कर रहे थे, और इन लोगों को सच में इस टाइम पीरियड में लगने लगा था कि शायद सच में भगवान का जो रैथ है, जो गुस्सा है, वो हमें ये लोग दिखाने के लिए आए हैं। शायद भगवान हमको इनके थ्रू पनिशमेंट्स भेज रहे हैं। एक स्पीच होती है जिंगिस खान की, जिंगिस खान एक जगह पे अटैक करते हैं, वहां पे यही स्पीच देते हैं कि तुम लोगों ने सिंस कमिट किए हैं और मैं, भगवान ने मुझे भेजा है एज अ पनिशमेंट। तुमने सिंस कमिट ना किए होते तो भगवान मेरी जैसी पनिशमेंट तुम्हारे ऊपर कभी नहीं डालता। एक और चीज आप याद रखेंगे, लाखों लोगों को ये लोग मार रहे थे। एक पॉइंट लिख के आ जाना कि हमें नंबर्स देखने को मिलते कि इतने लाख यहाँ पे मरे, इतने लाख यहाँ पे मरे, लेकिन वो नंबर्स ऐसा लगता है कि थोड़े एग्जैजरेटेड हैं, थोड़े से बढ़ाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इनके अंडर में मर रहे थे। अब कैसे ये लोग इतनी इफेक्टिवली अपनी मिलिट्री का यूज कर रहे थे, क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे थे, वो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखने के पहले हम बेसिक चीजों को समझेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या था, क्या लोग थे, कहाँ के लोग थे। ये छोटा सा मैप आपको देखने को मिल रहा है जहां पे हमारे मंगोल एम्पायर को पूरा दिखाया गया है। ये जो यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ की सिटीज जो है जिनका नाम है समरकंद, निशापुर, हेरात, हमारा मर्व, इन सारे रीजन्स पे भी इन्होंने अटैक किया। चाइना के जो पूरे रीजन्स थे, इनके 3 ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, इन पे भी पूरा अटैक किया। ऊपर साइड भी ये लोग अटैक कर रहे थे, जिसकी इस चैप्टर में हम आगे जाएंगे तो बात कर रहे होंगे। अब पहले एक बेसिक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इनके सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो आप लिख के आएंगे कि जो मंगोल्स थे ये अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, और बाकी जो ट्राइब्स थे इनके आजू बाजू के, उनके साथ भी ये लोग कनेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इनके ईस्टर्न साइड में ततास और खितान और मंचूज हमें देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न साइड में सेंट्रल एशिया के रीजन में टर्किक ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं। अब सीन ये था कि इन लोगों के कस्टम्स सिमिलर है, सिमिलर लैंग्वेज ये लोग बोलते थे, तो इन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोगों के बीच में हमें कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। इनका होमलैंड जो था मंगोलिया, उसके अगर जियोग्राफिक फीचर्स के बारे में पूछता है तो आप लिख के आएंगे कि बहुत डाइवर्स जियोग्राफिक फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं। हमें यहाँ का स्टेप रीजन यानी कि यहाँ का प्लेन्स का रीजन देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे अल्टाई माउंटेन्स, जो कि स्नो कैप्ड थे, इनके ऊपर बर्फ वगैरह जमी हुई होती थी। एक और चीज यहां से लिख के आएंगे, इनसे निकलती थी बहुत सारी स्प्रिंग्स। आपके एनसीईआरटी में टर्म यूज किया गया है मेरियड स्प्रिंग्स, MYRIAD, मेरियड स्प्रिंग्स, जिसका मतलब होता है बहुत सारी स्प्रिंग्स इन माउंटेन से निकलती थी। बर्फ पिघलती थी और बहुत सारी स्प्रिंग्स जनरेट हो रही होती थी। फिर हमें गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है, उनोन और सेलेंगा जैसी रिवर्स देखने को मिलती है। बेसिकली बताया गया है कि बहुत डाइवर्स फीचर्स हमें यहाँ पे लैंड में देखने को मिल रहे होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हो सकता है आपसे पूछे कि मंगोल्स के पेस्टोरलिस्ट और हंटर गैदरर्स में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो पेस्टोरलिस्ट के बारे में आप लिखेंगे कि मंगोल के स्टेप रीजन में ये लोग रहा करते थे। हंटर गैदरर्स के बारे में आप लिखेंगे कि इनके नॉर्दर्न साइड में जो हमारा साइबेरियन, ये लिखा हुआ है, जो हमारा साइबेरियन फॉरेस्ट का रीजन था, जो कि मंगोलिया के ऊपर रशियन रीजन है प्रेजेंट डे में, वहां पे ये हमारे हंटर गैदरर्स रहा करते थे। एक और पॉइंट आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि कंपैरेटिवली ये जो हमारे हंटर गैदरर्स थे वो थोड़े पुअर थे, वो थोड़े से हम्बलर थे हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें। इसके बाद आप लिखेंगे कि हमें ये लोग क्या करते थे, ये लोग हंटिंग गैदरिंग का काम करते थे, ये लोग गेम पकड़ने का। एक सेकंड आगे बढ़ने के पहले, जी इज जस्ट एन एरो,
एक और बात, अगर आपने अभी तक ये गुरु भैया की बुक नहीं पढ़ी है तो क्या कर रहे हैं आप जिंदगी में। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज आपको 11th में हेल्प करेगी, 12th की पूरी जर्नी में हेल्प करेगी। ह्यूमैनिटीज में ओवरऑल आपको किस तरीके से स्टेप्स लेना चाहिए हर एक डिटेल इसमें अवेलेबल है। बहुत शानदार बुक है, मैंने खुद कवर टू कवर पढ़ी है, आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एक और बात, अगर आपके किसी के दोस्त का बर्थडे आ रहा है तो उसको भी गिफ्ट में ये जरूर दे, वो आपको क्रश रश है आपकी तो भाई साहब इंप्रेस हो जाएगी। ऐसे लास्ट पेज में ऐसे लव लेटर लिख दे, कुछ कोट वोट लिख दे, कुछ तो भी बढ़िया लिख दे और गिफ्ट कर दे। चलिए आप भी पढ़े, उनको भी चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हम क्या बात कर रहे थे, हंटिंग गैदरर्स जो थे, जी से याद आया था मुझे कि एरो है एक जी, और एक और चीज याद आई थी कि ये लोग गेम पकड़ते थे। आपकी एनसीईआरटी में टर्म यूज किया गया है, ये लोग गेम पकड़ते थे। गेम मतलब क्या, बेसिकली जो एनिमल्स आप फूड वगैरह के लिए पकड़ रहे हो उनको हम गेम बुलाते हैं। यहाँ पे गेम अवेलेबल होता था जिसको ये लोग पकड़ा भी किया करते थे। हंटर गैदरर्स जो थे वो एनिमल्स वगैरह मार के उसको कंज्यूम भी किया करते थे, ट्रेड भी किया करते थे, उनके फर्स वगैरह ट्रेड किया करते थे। पैस्चुरलिस्ट जो थे वो पैस्चुरलिज्म करते थे, मतलब जानवर वगैरह हॉर्स कैटल शीप वगैरह पालने का काम ये लोग किया करते थे। अब एक और चीज याद रखना, हमारे जो मंगोलिक ट्राइब्स हैं ये लोग फार्मिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लिख के आना कि यहाँ पे सीजनली फार्मिंग हो सकती थी बट ये लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये लोग पास्चुरलिज्म या फिर हंटिंग गैदरिंग किया करते थे। हालांकि ये भी ऐसा नहीं है कि इनका सेटल्ड कम्युनिटीज के साथ लिंक नहीं था। फॉर एग्जांपल चाइनीज रीजन में हमें देखने को मिलता है वहां पे सेडेंटरी एग्रीकल्चर, सेटल्ड पेजेंट्स वगैरह रहा करते थे, तो ये लोग उनके साथ भी ट्रेड वगैरह करते थे, उनके साथ भी इंटरेक्ट किया करते थे और उनके साथ कुछ पंगे भी होते थे, वो हम यहाँ पे आके देखेंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे कि हमारी सोसाइटीज में जो रिसोर्सेस थी वो लिमिटेड थी, जिसके कारण सोसाइटी में पैट्रिलिनियल लिनिएजेस डेवलप हो गए थे कि भाई ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, सबका हाउस होल्ड मेल हुआ करता था जनरली, इसलिए पैट्रिलिनियल। एंड हमें देखने को मिलता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन था रिसोर्सेस के लिए कि भाई ये हमारा पास्चर लैंड है, ये रिसोर्सेस हमारे हैं, ये लाइफ स्टॉक यानी कि जानवर वगैरह हमारे, इनके बीच में हमें ये देखने को मिल जाता है। कई बार जो रिचर फैमिलीज होती थी उनके अंडर में कुछ एलाइज जुड़ जाते थे कि भाई हम भी आपके दोस्त हैं, हम उन पर अटैक करेंगे तो साथ में मिलकर करेंगे, लेकिन बहुत बड़े कॉन्फेडरेसीज नहीं बनते थे। ये अलग अलग फैमिलियल टाइज थे जो एक दूसरे के साथ कंपीट किया करते थे अलग अलग रिसोर्सेस के लिए। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल कैलामिटीज वगैरह आ जाते थे तो वैसे ही रिसोर्सेस बहुत ज्यादा नहीं तो और भी ज्यादा नेसेसरी हो जाता था कि आपको दूसरों पर अटैक वगैरह करना पड़ रहा होता था। जेंगिस खान ने जो कॉन्फेडरेशन बनाया वो बहुत एक्सपांसिव, बहुत ज्यादा फैल भी रहा था एंड ड्यूरेबल भी था। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, इनके पहले एक अट्टिला साहब आए थे बहुत पहले, उन्होंने पास्ट में ऐसा ही एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, उनका भी कॉन्फेडरेशन बहुत बड़ा था, लेकिन अट्टिला साहब की जब डेथ हुई तो उनका कॉन्फेडरेसी खत्म हो गया। सेम चीज जेंगिस खान के साथ नहीं होती है। जब जेंगिस खान की डेथ हुई उसके बाद भी उनका एम्पायर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, आगे जाके हम इसको देख रहे होंगे। जैसे कि मैंने बोला ऐसा नहीं था कि ये लोग सेडेंटरी मतलब सेटल्ड नहीं है, हमारे ट्राइबल जो लोग हैं वो नोमैड्स हैं हमारे मंगोल के, तो नोमैड्स हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका सेडेंटरी एग्रीकल्चर वाले लोगों से कोई रिलेशन नहीं था। चाइना वाले लोगों के साथ ये लोग ट्रेड करते थे और ट्रेड में चाइनीज जो लोग थे वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो अपने यूटेंसिल्स जो बनाते थे वो इनको दे देते थे, ये लोग एनिमल वगैरह के फर्स बाकी प्रोडक्ट्स जो इनके थे वो उनको दे देते थे। गेम टर्म यहाँ पे आ ही गया, लेकिन जहां धंधा पानी होगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही फोर्सेस, हमारे नोमैड्स और ये चाइनीज सेडेंटरी एग्रीकल्चरलिस्ट, दोनों ही फोर्सेस अपनी अपनी मिलिट्री पावर यूज करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते थे। लिख के आएंगे कि जब इनको लगता था कि भाई हम मिलिट्री पावर यूज करके बेटर ट्रेडिंग कंडीशंस अपने लिए अडॉप्ट कर सकते हैं तो वो लोग यूज करते थे। कभी कभी ट्रेड बंद कर देते थे, सीधा अटैक ही पे उतर आते थे। हमें ये भी देखने को मिलता है कि अटैक्स वगैरह का नुकसान चाइनीज सेडेंटरी एग्रीकल्चर वालों को ज्यादा होता था, क्योंकि नोमैड्स का क्या है, अटैक हुआ भाग लिए, लेकिन सेटल्ड एग्रीकल्चर में तो नुकसान हो जाएगा ना, आपकी फील्ड्स खराब हो गई, आपका प्रोड्यूस पूरा खराब हो गया, ये हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि 8th सेंचुरी BCE से ही जो हमारी चाइनीज इकोनॉमीज थी
वहां पे उनको खुद का प्रोटेक्ट करना था, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना था, तो वो लोग फोर्टिफिकेशंस वगैरह करने लग गए थे। 3rd सेंचुरी बीसी से हमें देखने को मिलता है कि जो अलग अलग फोर्ट्स वगैरह बन रहे थे, अलग अलग वॉल्स वगैरह बन रही थी, उनको लिंक कर दिया गया। एंड एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिलती है हमारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, विच इज अ टेस्टिमनी कि कितना ज्यादा परेशान ये जो नोमैड्स थे वो इन चाइनीज सेटल्ड लोगों को कर रहे थे। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि है चंगेज खान का करियर। क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता ही होना चाहिए कि चंगेज खान का जो नाम था वो था तैमुजिन, ये तो एक टाइटल था, अभी हम देखेंगे इसका मतलब भी। तैमुजिन का बर्थ हुआ 1162 में नियर द रिवर ओनोन, प्रेजेंट डे मंगोलिया में। इनके पापा जी का नाम था येसुगेई, जो कि एक बॉजिगिद क्लैन था, उसका एक सब ग्रुप था कियात, उसके चीफ थे येसुगेई, जिनको अर्ली पीरियड में ही असैसिन कर दिया था, मार डाला था। तो उनकी जो मम्मी जी थी ओइलुन एके, उन्होंने बड़ी हार्डशिप से तैमुजिन को, उनके भाइयों को, उनके स्टेप ब्रदर्स को पाला पोषा बड़ा किया। तैमुजिन को ही काफी यंग एज में इंस्लेव कर लिया गया था। उसकी जो वाइफ थी बोर्टे, उसकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया गया, फिर उसको उसकी वाइफ को बचाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। बेसिकली काफी सारे स्ट्रगल्स चल रहे थे इसकी लाइफ में, लेकिन इसने कुछ दोस्त भी बनाए। एक दोस्त का नाम लिख के आएंगे ये आप, बोर्गुचू। दूसरा इसका देखने को मिलता है अलाय, बहुत इंपॉर्टेंट था ना इसके लिए अलायंसेस वगैरह बनाना, तभी तो लोगों पे अटैक कर पाएगा। तो दूसरा अलाय जम्मू का, जिसको उसने बोला मेरा ब्लड ब्रदर हो तुम। ब्लड ब्रदर मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है, पर आप किसी को अपना सगा भाई मान रहे हो। फिर इसके पापा जी के जो रिलेशंस थे तुगरील के साथ, जिसके लिए टाइटल दिया हुआ है ओंग खान, तो उसके पापा जी के जो रिलेशंस थे, उनके जो रिलेशंस थे उसको वापस उसने सॉलिडिफाई किया और वापस से इनको भी अलायंसेस में अपने इंक्लूड किया। बेसिकली कुछ अलायंसेस बनाए, और ये अलायंसेस बनाने के बाद इसने लोगों पे अटैक करना चालू कर दिया। इसने किस किस को हराया? इसने ओंग खान के साथ मिलके जम्मू का, जो कि पहले इसका ब्लड ब्रदर था, फिर उसके साथ दुश्मनी बढ़ गई, उसके साथ रिश्ते खराब हो गए, उस पर अटैक किया। इसने नाइमन पीपल पे अटैक किया, इसने केरेट्स पे अटैक किया, KEREYITS, केरेट्स पे अटैक किया। इसने ओंग खान पे भी अटैक किया जब उनके साथ भी रिश्ते खराब हो गए। बेसिकली ये सारे लोगों पे, सारे अलग अलग ट्राइब पे अटैक करके उनको अपने अंडर में कर रहा है। एंड यहाँ पे एक टर्म आता है कुरिलताई, जिसका मीनिंग है अलग अलग ट्राइब्स के जो चीफ होते हैं उनकी असेंबली को यहाँ पे बुलाते हैं कुरिलताई। अब कुरिलताई में एक्सेप्ट कर लिया गया था कि जो तैमुजिन है यही है हमारा चंगेज खान। खान मतलब होता है रूलर के लिए टाइटल है खान, राजा जी को आप खान बुला सकते हो। चंगेज खान का टाइटल यूनिवर्सल रूलर का टाइटल, ओशियानिक खान का टाइटल अब इसको मिल चुका था। इनके मिलिट्री कैंपेन्स की अगर हम बात करें तो 1206 में जो कुरिलताई हुई थी उसके पहले ही इसने अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा इंप्रूव, बहुत ज्यादा पावरफुल कर लिया था। इन्होंने सपना देखा चाइना पे अटैक करने का। क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे चाइना 3 रियांस में, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड था। एक सी सिया जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में डोमिनेट करते थे, इनको 1209 में हराया। चिन डायनेस्टी यहाँ की नॉर्दर्न रीजन ऑफ चाइना के, उनको 1215 में यहाँ का जो पेकिंग था उन पे अटैक किया। पेकिंग को ये लोग डोमिनेट करते थे और 1234 तक इनसे लड़ाई चलती रही। और साउथ चाइना में थी सुंग डायनेस्टी, उनके साथ भी वॉर चली। तो अब ये पूरा हमें देखने को मिल जाता है चाइना का किस्सा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ चाइना नहीं, बाकी रीजन जैसे कि हमारे सेंट्रल एशिया के लेफ्ट वाले जो रीजन थे, हमारे उज्बेकिस्तान तजिकिस्तान वाले रीजन, वहां पे हमें उत्तराल, बुखारा, समरकंद, मैंने आपको मैप में दिखाया था कि यहाँ पे हेरात है, यहाँ पे हमारा निशापुर है, उन रीजन्स पे इन्होंने अटैक करना चालू किया। ये सारे रीजन वहां पे इनके सामने सरेंडर कर रहे थे। एक हमारा ख्वारिज़्म का रीजन था प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में, वहां का जो सुल्तान था सुल्तान मोहम्मद, उसने इनके मैसेंजर, उनके एनवॉय को मार डाला। तो चंगेज खान ने उसका भी पीछा किया। उसका पीछा करते हुए ये अजरबैजान और रशिया को क्रीमिया रीजन में हराया, अजरबैजान की आर्मीज को हराया, और उसका पीछा करते हुए इन सारे रीजन्स पे उन्होंने उस अटैक करना चालू किया। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद ऑफ ख्वारिज़्म का जो बेटा था जलालुद्दीन, उसका पीछा करते हुए अफगानिस्तान और सिंध जैसे रीजन्स तक पहुंच गए। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो वापस जाएंगे मंगोलिया, लेकिन इंडिया होते हुए, नॉर्थ इंडिया और असम होते हुए जाएंगे। लेकिन इंडिया का जो हैबिटेट था, इंडिया का जो वार्म एनवायरनमेंट था, ये उनको शायद पसंद नहीं आया।
प्लस उनके जो फ्यूचर प्रिडिक्टर्स थे, शमन उनके जो थे शमन सूदसेयर, उन्होंने भी बोला कि नहीं नहीं नहीं, अच्छे ओमेन नहीं दिख रहे, आपको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मे बी उस रीजन से भी, इस रीजन से भी इंडिया में वो नहीं आए। अगर उनकी मिलिट्री का क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे से सुनो क्या क्या लिख के आओगे। ये अपनी कैवेलरी यानी कि जो घुड़सवार होते हैं, जो घोड़े पे बैठने वाले आर्मी मैन होते हैं, उसका बहुत अच्छा यूज करते थे। एक पॉइंट यहाँ पे लिख के आना कि ये लोग हंटिंग गैदरिंग करते हैं हमेशा से ही, नोमैडिक पीपल। तो जो हंटिंग एक्सपेडिशंस थी वो ही इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग का काम करती थी, एंड हेंस जब ये वॉर्स में जाते थे तो ये काफी अच्छे हॉर्स राइडर्स भी थे, प्लस हॉर्स में बैठे बैठे, ये जो मैं बोल रहा हूं ये लिख के आना है आपको, हॉर्स राइडिंग करते हुए बहुत अच्छी शूटिंग आर्चरी कर सकते थे। प्लस ये लोग अपनी कैवेलरी लाइट रखते थे, मतलब इन्होंने अपने इंजीनियर्स से लाइट इक्विपमेंट्स वगैरह बना लिए थे, तो बहुत हैवी कैरिंग नहीं करते थे ताकि इनके जो हॉर्सेस थे वो बहुत फास्ट मूव कर सके। एंड हेंस इनकी आर्मी जो थी वो बहुत स्पीड में मूव करती थी, बहुत ज्यादा मोबाइल थी। इनकी आर्चरी स्किल्स अच्छी थी, इनका वेदर का अडॉप्टेशन बहुत अच्छा था। बेसिकली आप लिख के आएंगे कि कोल्ड वेदर में, एकदम हार्श क्लाइमेट में भी अटैक कर देते थे। जो रिवर्स जम जाती थी उनको हाईवे यूज करके मिलिट्री अटैक्स करते थे बाकी अपने दुश्मनों पे। तो बेसिकली बहुत क्रेजी स्किल्स इन लोगों की हमें देखने को मिल जाती है। अब एक प्रॉब्लम ये थी, लिख के आना, कि अक्सर जो नोमैड्स थे वो सेटल्ड सोसाइटीज के सामने वॉर्स के टाइम पे थोड़े से वीकर रहते थे। क्यों? क्योंकि सेटल्ड सोसाइटीज फोर्टिफिकेशन वगैरह करती थी, लेकिन जेंगिस खान ने टैक्टिक्स बना ली थी। सीज मशीन्स का ये लोग यूज करते थे फोर्टिफिकेशंस तोड़ने के लिए, नेप्था बॉम्बार्डमेंट, बेसिकली ऑयल बॉम्ब्स फेंकते थे अगेन फोर्ट्स को अटैक और डिस्ट्रॉय करने के लिए। जेंगिस खान की डेथ होती है 1227 में, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी मिलिट्री लीडरशिप उसके पहले करी थी। चाइनीज रीजन्स में और सेंट्रल एशियन रीजन्स में इन्होंने पहले ही अटैक कर दिए थे। इनके डेथ के बाद हम देखेंगे कि इनकी डेथ के बाद क्या होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जेंगिस खान की डेथ के बाद क्या, तो ये पूरा आप लिख के आओगे। पहले लिखोगे कि 2 फेजेस में एक्सपांशन होता है, फेज 1 की डेट और फेज 2 की डेट अपने नोट्स में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। फेज 1 में रशियन स्टेप रीजन, बुल्गार रीजन, कीव रीजन, पोलैंड रीजन, हंगेरियन रीजन पर अटैक किया। फेज 2 में इनका फोकस चाइना पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चाइना, ईरान, इराक, सीरिया जैसे रीजन्स को इन्होंने अपने अंडर में अटैक करना चालू किया। अब हमें क्या देखने को मिलता है, इनकी मिलिट्री फोर्सेस को कुछ रिवर्सल्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ सेटबैक्स मिलते हैं। मेजर सेटबैक सबसे ज्यादा आते हैं 1260s में। होता क्या है, इनके जो वेस्ट साइड के हमारे जो यूरोपियन रीजन के अटैक थे अब वो फीके पड़ने लग जाते हैं। पहले जितनी पावर से कर रहे थे अब नहीं कर पा रहे हैं। अब इनका जो फोकस है वो चाइना पे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बेसिकली इवन दो वियना रीजन को अपने अंडर में अटैक कर सकते थे, और भी यूरोपियन रीजन्स थे जहां पे अपनी फोर्सेस को यूज करके उसको अपना अंडर में ला सकते थे, बट उन्होंने हंगेरियन रीजन्स वगैरह पे अटैक्स नहीं किए इस टाइम पे। इनको इजिप्टियन मिलिट्री ने हरा दिया। रीजन बताया जाता है कि इनकी मिलिट्री फोर्सेस चाइना में जा चुकी थी, इसलिए इजिप्ट से इनकी जो फोर्सेस लड़ी वो उतनी इनफ नहीं थी, एंड इनको इजिप्टियन फोर्सेस ने हराया भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये चाइना पे फोकस नहीं कर रहे थे। चाइना पे इनका फोकस बहुत जोरों शोरों से था, चाइना पे अपना एक्सपांशन ये लोग कर रहे थे। एक कंक्लूडिंग लाइन यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि आयरॉनिकली होता यह है, जब इन लोगों को पीक सक्सेस मिल रही होती तब कुछ प्रॉब्लम्स भी इनके उसमें आने लग जाते हैं, जिसको हम नीचे जाके देखेंगे। बेसिकली अब इनके विद इन डायनेस्टिक सक्सेशन जैसे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा तो आप लिख के आएंगे कि ये हमेशा नोमैडिक सोसाइटीज में होता था कि जितने भी एडल्ट एबल मेल्स होते थे उनको वेपन्स कैरी करना होता था, और यही आर्मी को फॉर्मुलेट करते थे जब भी आर्मी की जरूरत पड़ती थी। अब जेंगिस खान ने क्या किया, पहले ऐसे होता था कि ये एक ट्राइब है तो इसके सारे लोग अपनी आर्मी में बना लिए, इसके सारे लोग अपनी आर्मी में बना लिए, अपने अपने जो ट्राइब्स थे वो अपने अपने सारे लोगों को मिलकर आर्मी का यूज किया करती थी। लेकिन अब सीन ये मचा है, जेंगिस खान ने अलग अलग ट्राइब्स को यूनाइट कर दिया है, तो अब सारे लोग अपने चीफ्स की तरफ लॉयल होंगे, सारे लोग अपनी ट्राइब की तरफ लॉयल होंगे, तो वहां पे लॉयल्टीज डिवाइड हो जाएंगी। जेंगिस खान ने क्या यूज किया, जेंगिस खान ने सेंट्रल एशिया का ही स्टेप रीजन का जो पहले का
डेसिमल सिस्टम था, उसमें होता ये था कि जो मिलिट्री यूनिट्स थे उनको डिवाइड किया जाता था 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे ग्रुप्स में। अब इस डेसिमल सिस्टम का ही इन्होंने यूज किया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंटरमिक्सिंग कर दी। ऐसा नहीं है कि एक कोई ग्रुप है तो उसमें सब एक क्लैन के एक ट्राइब के लोग होंगे, नहीं, इसमें उन्होंने सारे अलग अलग क्लैन्स के लोगों को डाल दिया। और अगर आप अपना ग्रुप चेंज करते हो बिना परमिशन के तो आपको हार्श पनिशमेंट्स मिलेंगी। तो बेसिकली जेंगिस खान इन अलग अलग ट्राइब्स के लोगों को एक नई आइडेंटिटी देना चाहते थे। अब हुआ ये था ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्किक वीगर्स जो ग्रुप था, ये तो अपनी मर्जी से अपने खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया था इन्होंने जेंगिस खान की कॉन्फेडरेसी को, लेकिन किरैट्स को हरा के उन्होंने फिर उनको ज्वाइन कराया था। तो इनको अगर आप ऐसे ही ज्वाइन कर लोगे, उनकी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं कराओगे, ऐसा कुछ इंटरमिक्सिंग नहीं करोगे, तो मे बी वहां पे डिवाइडेड लॉयल्टीज रहेंगी जो आपको हार्म कर सकता है। इसलिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाए थे। अब अगर अपन बात करें कि जेंगिस खान ने कैसा एक स्ट्रक्चर इन्विजन किया था, जेंगिस खान ने सोचा था कि उसके 4 बेटे जो हैं, 4 बेटों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। जेंगिस खान के 4 बेटे, पहला बेटा सबसे बड़ा बेटा जोची, फिर छगताई, फिर उगुदेई और फिर तुलुई इसका सबसे छोटा बेटा। उगुदेई वो बेटा था जिसको बोला था जेंगिस खान ने कि मेरे बाद जो ग्रेट खान है वो कौन बनेगा, वो तीसरा बेटा उगुदेई बनेगा। अब जेंगिस खान का सपना ये था कि हमारा जो पूरा एम्पायर है इसको हम अलग अलग टेरिटोरियल यूनिट्स, जिसके लिए टर्म है उलुस, ULUS, उलुस, डिवाइड कर देंगे उलुस में। बेसिकली एक भाई को इतना एरिया दे देंगे उलुस, एक को इतना उलुस दे देंगे, एक को इतना उलुस दे देंगे, एक को इतना उलुस दे देंगे, और चारों की आर्मी सारे रीजन्स में होगी। तो बेसिकली सारे चारों भाई जो है वो पूरे रीजन को मिलके डोमिनेट और मिलके रूल कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता है। इन्होंने जो अलग अलग कैप्टन्स बनाए हैं, नोयान बनाए अपने चारों बेटों को, इन्होंने सोचा था मिलके यूनिटी में एम्पायर चल पाएगा, लेकिन होता यह है कि इनके जो चारों अलग अलग डायनेस्टीज हैं, उनके जो डिसेंडेंट्स आते हैं वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। जब क्वेश्चन आएगा जेंगिस खान की मिलिट्री का, तो एक और चीज आप वहां पे जरूर लिख के आएंगे कि जेंगिस खान लॉयल लोगों को काफी ज्यादा ऑनर किया करते थे, रिवॉर्ड किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल उनके कुछ जो लॉयल सपोर्टर्स थे उनकी आर्मी वगैरह में, उनको उन्होंने ब्लड ब्रदर्स का टाइटल दे दिया था। कुछ ऐसे लोग थे जो हमला बैकग्राउंड के थे, उनको भी बॉन्ड्समैन का टाइटल दिया कि भाई आप भी हमारे साथ अच्छे रिलेशन में हो। तो बेसिकली वो अपने लॉयल लोगों को सपोर्ट किया करते थे। अपने सन्स के साथ उन्होंने क्या किया, चारों बेटों को जैसे कि मैंने बताया उनको अपना अपना उलुस दे दिया। जोची को बोला रशियन स्टेप रीजन, और यहां से ऐसा नहीं था कि बॉर्डर्स फिक्स थी, इसको बोलते कि इसके वेस्ट साइड तुम जहां तक घोड़े दौड़ा सको वो पूरा रीजन तुम्हारा। हमारे छागताई को मिला इसके नीचे वाला ट्रांसऑक्सियानियन स्टेप रीजन, जो कि हमारा प्रेजेंट उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान वाला रीजन है, और पामीर माउंटेन्स के नॉर्थ वाला रीजन। उगदेई को बोला गया कि आप ग्रेट खान बनेंगे हमारे नेक्स्ट, और हमारे तुलुई को बोला गया कि आप मंगोलियन एंसेस्ट्रल लैंड है जो आपका, वो है आपका उलुस। तो ये 4 बेटे, उनके 4 हमारा लैंड देखने को मिल जाता है, लेकिन फ्यूचर में होता ये है कि ये लोग अपने अपने रीजन्स में डोमिनेट करने लग जाते हैं। कई जगहों पे इन्हीं के जो डिसेंडेंट्स थे वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कुरियर सिस्टम का, तो क्या लिख के आओगे, लिख के आना जेंगिस खान ने एक बहुत अच्छा कुरियर सिस्टम बनाया अपने पूरे एम्पायर को, बेसिकली एम्पायर में इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करने के लिए। तो बेसिकली फ्रेश माउंट्स, घोड़े वगैरह और उनके राइडर्स वगैरह इन्होंने अपॉइंट किए, और ये जो घोड़ों के जो राइडर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा स्टेशन है, यहाँ पे तीसरा स्टेशन है, तो यहाँ से एक घोड़ा दौड़ा, दूसरा दौड़ा, तीसरा दौड़ा, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को पूरे एम्पायर में शेयर करते थे। लेकिन इसके लिए जानवर लगेंगे ना, घोड़े वगैरह लगेंगे, तो उसको कुबको टैक्स से चार्ज करते थे। जो नोमैड्स थे यहाँ के, उनसे कुबको टैक्स लेते थे कि आप हमें घोड़े वगैरह प्रोवाइड करोगे, तो आपके जितने जानवर है उसमें से 1/10 इनसे चार्ज कर लिया जाता था इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। एक लास्ट पॉइंट इससे लिख के आना, इनका जो कुरियर सिस्टम था जिसको यम बुलाते थे, ये जेंगिस खान की डेथ के बाद और भी ज्यादा बेटर हो गया था, एंड बहुत सारे बाहर के ट्रेवलर्स वगैरह आते थे और वो देखते थे इतना बढ़िया सिस्टम, तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस भी इससे हुआ करते थे। अब एक पॉइंट लिख के आना कि
जहां जहां पे ये लोग अटैक कर रहे हैं, तो जिन पे अटैक हो रहा है वो तो खुश नहीं रहेंगे ना, इन मंगोलिक इन नोमैडिक रूलर्स से वो खुश नहीं हुआ करते थे। उनकी पूरी लाइफस्टाइल खत्म हो जाती थी, बहुत सारे लोगों को मार डाला जाता था, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता था। एक एग्जाम्पल आप लिख के आएंगे, हमारे ईरानियन रीजन में अंडरग्राउंड कैनाल्स होते थे, जो कि जिनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना, जिनको आपको साफ सफाई कराना पड़ेगा, रिपेयर वगैरह कराना पड़ेगा, लेकिन इन एम्परर्स ने, नोमैड्स ने अटैक कर दिया यहाँ पे, इनका जो कैनाल सिस्टम था पूरा खराब हो गया। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है ईरान में खुरासन जैसे रीजन्स थे, जिनको इकोलॉजिकल बहुत सारा हार्म हमें देखने को मिलता है, वहां का एनवायरमेंटल हार्म बहुत ज्यादा हो गया, और ऐसे कुछ रीजन्स कभी भी रिकवर इन अटैक्स के बाद नहीं कर पाए। उसके बाद अब पाक्स मंगोलिका, बेसिकली ये टर्म यूज किया जाता है मंगोलियन कॉन्क्वेस्ट के लिए, उन रीजन्स को जहां पे मंगोलियंस ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया है, बोला जाता है कि अब वहां पे पीस आ गई है। वहां पे अब हो ये रहा था, आप लिख के आएंगे, काफी ज्यादा ट्रेड बढ़ रहा था, सिल्क रूट का यूजेज हो रहा था यूरोपियन और चाइनीज ट्रेड करने के लिए, एंड ट्रेड सिर्फ चाइना में नहीं रुकता था, ऊपर मंगोलियन रीजन्स वगैरह में भी बहुत सारा ट्रेड हो रहा था। एक चीज आप जरूर याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, जब उगुदे भाई ग्रेट खान बने तो उन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई काराकोरम, मंगोलिया का जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंड बन गया था। इसके बाद अगर हम ट्रेड की थोड़ी और बात करें, तो ट्रेड जो था उसने पूरे रीजन्स को कनेक्ट कर दिया था, और काफी सारा ट्रेड हो रहा था, जिसको मैनेज करने के लिए होता ये था, इन्होंने एक सिस्टम बनाया था जहां पे ट्रेवलर्स को एक पास के लिए एक टैक्स पे करना होता था, जिसका नाम था बज टैक्स। और ये टैक्स अगर आप पे करते तो मंगोल्स इंश्योर कराते थे कि आपको फ्रीडम मिलेगी ट्रेड करने के लिए, एंड आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे नहीं कि भैया सच धज के आए तो कमेंट कर दो कि भैया पिंक शर्ट आप पे एक नंबर लग रही है, भाभी जी आपको देखेंगी तो शादी ही कर लेंगी, वरमाला ही लेके आ जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ कमेंट कर दो, नहीं तुमको कोई परवाह ही नहीं है मेरी कि भाई एक्सप्लेनेशन की ही तारीफ, कुछ तो कर दो भाई, अच्छा सा कमेंट कि भाई मैं देखूं वीडियो को तो मजा आए, मेरे को भी देख के मजा आए, अच्छा लगे मेरे को भी कमेंट पढ़ के। नहीं भाई तुमको कोई फर्क। चलो भाई हम पढ़ते हैं पॉलिसीज कैसे इवॉल्व होती है। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ सेडेंटरी इकोनॉमीज और इन नोमैड्स के रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुए ओवर टाइम। तो लिख के आना 1230s में जब मंगोल लीडर्स ने चाइनीज की चिन डायनेस्टी पे अटैक किया, तो उन लोगों ने बोला कि मार डालो सारे पेजेंट्स को, खत्म करो पेजेंट इकोनॉमीज, यहां पे हम चलाएंगे हमारा नोमैडिक सिस्टम। लेकिन चीजें चेंज होती हैं 1270s में, जब कुबिलाई खान ने अटैक किया चाइनीज रीजन में, गजान खान ने जब अटैक किया चाइनीज रीजन में, तो हमें देखने को मिलता है कि ये लोग अब सपोर्ट कर रहे थे पेजेंट सोसाइटीज को। गजान खान ने एक स्पीच दी, इसने बोला कि अगर इनको मारने में फायदा होता तो मैं ही मारता इनको सबसे पहले, इन पेजेंट्स को, लेकिन हमारा नुकसान है इन पेजेंट्स को मारने में। पेजेंट्स अगर आज मार डालोगे और उनका सारा ग्रेन्स लूट लोगे तो आज के लिए तो तुम्हें खाना मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या? यही तो वो लोग हैं, पेजेंट्स इकोनॉमी के जो लोग हैं, यही तो वो लोग हैं जो हमें फ्यूचर में खाना प्रोवाइड करेंगे। तो इनको हमें मारना नहीं चाहिए, ये तो हमारे लिए बल्कि नुकसान की बात हो जाएगी इनको मारना। जेंगिस खान शायद ये बात सुन लेता तो इसी को मार डालता कि कैसे तू सेडेंटरी इकोनॉमीज को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ऐसा इवोल्यूशन होता है कि पहले इनको हेट किया जाता है, लोग बोलते हैं कि नहीं खत्म करो सारे पेजेंट्स को, लेकिन धीरे धीरे ये लोग पेजेंट सोसाइटीज को ही सपोर्ट करने लग जाते हैं। ये लोग रूलर्स ऑफ द पेजेंट सोसाइटीज भी कई जगहों पे बन रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा, चांसेस कम है, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, ये लोग जिस जगह पे रूल कर रहे होते थे वहीं से कई बार एडमिनिस्ट्रेटर्स भी उठा लेते थे जो कि एडमिनिस्ट्रिंग करने में हेल्प करते थे। फॉर एग्जाम्पल येलू च्यूत्साई हमें चाइना के एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलते हैं, जुवैनी फैमिली ईरान की, और ये जो लोग थे, अब इन जगहों पे इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया है, इनके रूलर्स हैं ये लोग हमारे नोमैड्स, लेकिन यही एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इन नोमैडिक रूलर्स को हेल्प कर रहे हैं इन जगहों पे एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, कई बार उनकी पॉलिसीज को शेप करने में, कई बार उनके जो ओवर एग्रेसिव एक्शन है उनको पीस डाउन, उनको शांत कराने के लिए, उनको पीस डाउन बोल रहा हूं मैं, उसके लिए क्या टर्म होता है तो जिसको कम कराने के लिए बोलते हैं, जो भी टर्म होता है वो कराने के लिए कई बार ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्प किया करते थे। अब यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है जो आपसे पूछेगा कि जेंगिस खान की जो फ्यूचर डायनेस्टीज वगैरह थी उन्होंने किस तरीके से अपने इंटरनल रिलेशंस को मैनेज किया। तो आप लिख के आएंगे कि उनके विद इन कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुलुइद
जो तुलुई के जो डिसेंडेंट्स थे, जो तुलुइड्स थे, उन लोगों ने छगताई और जोची डिसेंडेंट्स को एकदम डोमिनेट करना चालू कर दिया। कई बार यही लोग आपस में ग्रेट खान के टाइटल के लिए लड़ रहे थे। तुलुइड डायनेस्टी को ने चाइना को काफी ज्यादा रूल किया। यहाँ पे युआन डायनेस्टी और ईरान में इल खानेट डायनेस्टी इन्होंने बनाई और इन रीजन्स को ये लोग रूल कर रहे थे। तुलुइड ने क्या किया ना, काफी ज्यादा लिटरेचर को कंट्रोल किया। जो टेक्स्ट लिख रहे थे इस टाइम पीरियड में वो तुलुइद पर्सपेक्टिव से लिखे जा रहे थे, इसलिए कई बार हमें देखने को मिलता है कि इंटरनल मैटर्स पे हमें तुलुइद पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, बाकियों की बुराई करी जा रही है। एक और चीज आप याद रखेंगे, जो भी फ्यूचर के ये जो हमारे रूलर्स वगैरह आ रहे हैं, जो फ्यूचर डायनेस्टी फ्यूचर जनरेशंस के हैं, ये लोग कई बार क्या कोशिश करते थे, खुद को महान बताने की कोशिश करते थे, इवन एट द कॉस्ट ऑफ जिंगिस खान को भी अगर कमजोर दिखाना पड़े तो चलेगा, हम महान दिखना चाहिए। ये लोग कोशिश करते थे खुद को अलग रूलर बताने की। अब एक और चीज ये भी हो रही थी ना कि ये लोग सेडेंटरी सोसाइटीज में रूल कर रहे थे, तो खुद को सेम जिंगिस खान बताएंगे तो शायद इतना हीरो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हीरो बनने के लिए ऐसे दिखा रहे थे कि हम अलग हैं, हम बेटर हैं, हम मोर पावरफुल हैं। एंड इसलिए हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इतने लोगों को मारा, बट एक्चुअल में कम ही लोगों को मारा हुआ होता था, क्योंकि कई बार ऐसे दिखाया जाता हम एकदम पावरफुल हैं, लेकिन उसके लिए नंबर्स को एग्जेजरेट किया जा रहा था। एक क्वेश्चन यसा के बारे में पूछेगा, ये क्या है, जिंगिस खान ने क्या कोशिश करी थी, जिंगिस खान साहब ने, हमारे खान साहब ने एक यसा बनाया था, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई थी ताकि वो हेल्प कर सके। लेकिन ओवर टाइम होता ही है, जो यसा है अब इसको ऐसे देखा जाने लगा कि जिंगिस खान ने कुछ आइडियोलॉजीज दी है जिसको पूरे नोमैडिक सोसाइटीज में या फिर जहां पे भी हमारा कंट्रोल फैलेगा वहां पे हम इन आइडियोलॉजीज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस यसा का हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है ओवर टाइम। एंड ये जो नोमैडिक सोसाइटीज के हमारे रूलर्स थे, हमारे नोमैड्स, अब ये ऐसी जगहों पे रूल कर रहे हैं, मान लेते किसी चाइना की सेडेंटरी इकोनॉमी पे जहां पे ये लोग न्यूमेरिकल माइनॉरिटी हैं, तो इनको कुछ चाहिए ना कि भाई हमारा ये रूट्स है, हमारे बैकग्राउंड है, तो उसको भी यसा से इंक्लूड किया गया। यसा को अब ऐसे देखे जाने लगा कि ये हमारा वो है जिसको हम फॉलो करेंगे, ये हमारी प्रिंसिपल्स है, ये हमारे आइडियोलॉजीज हैं। ये आपको फैमिली ट्री देखने को मिल रहा है हमारे जिंगिस खान साहब का। इसी के साथ हम आ गए हमारे कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव के साथ खत्म होता है कि जिंगिस खान को कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। जिस जगह पे उसने अटैक किया है वो लोग कैसे देखेंगे कि बहुत इविल, विकेड, क्रूएल रूलर था जिसने हमारी इकोनॉमीज खराब कर दिया, हमारा ट्रेड खत्म कर दिया, हमारा सब कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खराब कर दी, सब तबाह कर दिया। लेकिन वहीं मंगोलियन रीजन, जिसको फ्यूचर में हमारा रशियन कॉलोनियलिज्म फेस करना पड़ा और वो खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे जैसे इंडिया में होता है ना कि हमारे नेशनलिस्ट हीरोज हमने बना लिए, हमने कुछ नेशनलिज्म के लिए फिगर हमने जनरेट की जिसने नेशनलिज्म की आइडेंटिटी को इवोक किया, वैसे ही मे बी मंगोलिया में भी जिंगिस खान को देखा जाएगा, उसको एक नेशनलिस्ट हीरो की तरह देखा जाएगा। उसको ऐसे देखा जाएगा कि एक ऐसा रूलर हमारे रीजन का जिसने वर्ल्ड का बिगेस्ट नोन एम्पायर बनाया, एक ऐसा बंदा जिसने हमारा ट्रेड बढ़ाया, जिसने हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेवलर्स को इन्वाइट किया, एक ऐसा बंदा जिसने हमारी पावर को बहुत बहुत दूर दूर तक फैलाया। तो ये हमें एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। फाइनल पेज हमारा कुछ आखिरी चीजें हम देख लेते हैं और हमारा चैप्टर खत्म। मंगोल एम्पायर में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जो ग्रेट खान्स हमारे आते हैं सारे सेम रिलीजन के नहीं थे, कुछ हमारे कन्फ्यूशियन थे, कुछ हमारे शमनिज्म को बिलीव रखते थे, कोई बुद्धिज्म, कोई क्रिश्चियनिटी को बिलीव रखता था, लेकिन फिर भी ये लोग अपने रिलीजियस बिलीफ्स को डोमिनेट, ओवर पावर नहीं करने देते थे। ये ऐसा नहीं था कि हम जिस बिलीफ वाले हैं हम अपने अंडर में सिर्फ उन्हीं को रूल करेंगे, हमें सबको उसमें कन्वर्ट करा देंगे। इनके अंडर में हमें प्लूरलिटी देखने को मिलती है। इनकी डिसीजन मेकिंग ये लोग ऐसे ही करते थे, जिस कस्टम के लोगों पे रूल कर रहे हैं उनके हिसाब से, उनके कस्टम्स के हिसाब से, उनके ट्रेडिशंस के हिसाब से उनको रूल करने लग जाते थे। इनकी लेगेसी क्या देखने को मिलती है, जैसे कि इंडिया के मुगल्स भी थे ना, हमें देखने को मिलता है ये मे बी इन लोगों से इंस्पायर हो रहे थे। इनके जो मुगल रेजिम्स थे वो इनसे इंस्पायर्ड थे, हमें कई जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि तैमूर जैसा एक रूलर जो अगेन चाहता था वर्ल्ड रूल करना,
वो खुद को रूलर भी नहीं बुलाता है क्योंकि वो जंगिस खान की फैमिली से रिलेटेड नहीं था। फिर जब उसने शादी ही कर ली जंगिस खान के लिनिएज में, तब उसने फिर खुद को एज अ रूलर प्रोक्लेम किया। तो हमें काइंड ऑफ एक इंटरेस्टिंग खौफ देखने को मिलता है, एक इन्फ्लुएंस, एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और लास्ट लाइन यही लिखी गई है कि मे बी इनको मंगोलियन रीजन में एक नेशनल हीरो की तरह भी देखा जा रहा होगा। इस वीडियो को हम खत्म करेंगे इसी बुक के कोट के साथ। इसमें ज्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो किसी ना किसी कोट के साथ स्टार्ट होते हैं, किसी थॉट के साथ स्टार्ट होते हैं, तो वही हम यहाँ पे एक पढ़ लेते हैं। यू डू नॉट सफर बिकॉज ऑफ अ थॉट, यू सफर बिकॉज यू बिलीव इट। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपका कोई ऐसा कोट हो जो आपको बहुत प्यारा लगता हो, जिसने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया हो, तो वो आप जरूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय।